नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। वक्त के साथ उनके सब्जेक्ट बदलते हैं, उनकी थीम बदलती है, उनकी कथा बदलती है, उनकी पटकथा बदलती है। एक ऐसा दौर था जब देशभक्ति की बात की जाती थी तो नाम आता था मनोज कुमार का, क्योंकि वो समाज के मूल्य, समाज की भावनाएं, देशभक्ति से ओतप्रोत बातें समाज को बताते थे, देश और दुनिया को समझाते थे। लेकिन वक्त बदला, वक्त के साथ साथ देश की जरूरतें बदली। ऐसे वक्त में जब आतंकवाद देश पर है, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के अंदर तनाव है, एक ऐसे वक्त में जब आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी दुनिया एकजुट होने की बात कर रही है और कहीं कहीं छोटे कांटे भी दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वैसे वक्त में एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के अंदर तनाव है, एक ऐसे वक्त में जब आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी दुनिया एकजुट होने की बात कर रही है और कहीं कहीं छोटे कांटे भी दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वैसे वक्त में एक दूसरे मनोज कुमार, इस आधुनिक युग के मनोज कुमार जिन्हें अक्षय कुमार भी कहा जाता है, वो कुछ इस तरह की फिल्में लेकर आते हैं जिससे लगता है कि क्या वो इस युग के मनोज कुमार हो गए हैं। जी हां, दो फिल्में उन्होंने की, बेबी और हॉलीडे, जिसमें एक में उन्होंने स्लीपर सेल की बात की और दूसरे में उन्होंने बात की कि किस तरह से सीमा पार से आतंकवाद से निपटा जा सकता है। अब एक और दूसरी सामाजिक सरोकार की फिल्म लेकर आ रहे हैं जो एक 1990 का गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट जिसमें 1,70,000 भारतीयों को बचाया गया था, जॉर्डन से बचाया गया था, इराक और कुवैत का जो वॉर हुआ था उसके बाद बचाया गया था। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं राजा मेनन साहब, जो कि डायरेक्टर है इस फिल्म के, कि ये आइडिया आपको आया कहां से कि एयरलिफ्ट पे फिल्म बनानी चाहिए? क्योंकि 1990 से विषय पड़ा हुआ है और 1990 से शायद किसी ने इस विषय की तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा और सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। एक्चुअली ज्यादातर किसी को पता नहीं था कि ये हुआ है, क्योंकि 1990 में जो हुआ वो एक ऐसे टाइम में हुआ जहां पे इंटरनेट नहीं थी, कुछ मतलब प्रेस भी इतना ओमनीप्रेजेंट तो था नहीं, तो लोगों को पता चला तब 1990, उसके बाद भूल गए और किसी ने उसका कुछ उसको सेलिब्रेट किया नहीं है। तो जब कुछ 10 साल के बाद जब मैंने इसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि यार 1,70,000 लोग, 488 फ्लाइट्स, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट जो एक काम जो किया है अपने देश ने, उसको क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रहे कोई। तो मैंने सोचा यार द बेस्ट वे इज, जो मैं तो फिल्में करूं, तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि इसका तो फिल्म तो बननी चाहिए और वहां से शुरू हो गई। अभी भी हमने हाल ही में एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया था जो इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पे अमेरिका ने हमसे मदद मांगी थी, बड़े बड़े देशों ने हमसे मदद मांगी थी। जनरल वीके सिंह गए थे। वैसे बहुत सारे एयरलिफ्ट और इवैक्यूएशन किए हम लोगों ने, बट ये सबसे बड़ा, जी, दुनिया का सबसे बड़ा। निम्रत, पहली फिल्म आपकी लंच बॉक्स, दूसरी फिल्म एयरलिफ्ट, दोनों ऑफबीट फिल्म है। एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में एक फॉर्मूला फिल्म वाला, बंबई बनाने वाला सोचता नहीं है। कैसे आपने इन दोनों सब्जेक्ट को चूज किया? सर, आई थिंक जब आप करियर की अपनी शुरुआत कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट्स आपको चूज करते हैं। काश कि मेरे पास ऐसी एक पावर होती कि मैं सिलेक्ट कर सकती। लंच बॉक्स की भी स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे वो मौका मिला उस फिल्म से जुड़ने का। और उसी तरीके से एयरलिफ्ट भी मेरे पास आई और बहुत अच्छे मौके पर आई। मैं साउथ अफ्रीका में एक अमेरिकन टीवी सीरीज की शूटिंग कर रही थी। उस दौरान फाइनली ये बात हमने मेरे को याद है 2014 के एंड में ये फाइनलाइज हो गई थी। ऑफबीट इस फिल्म को कहा जा सकता है शायद एक कमर्शियल फॉर्मूला फिल्म, जैसे अक्षय कुमार एक जिस ब्रांड ऑफ सिनेमा से जाने जाते हैं, एज अ पार्ट ऑफ ब्रांड ऑफ सिनेमा जो उनका है, शायद उस हिसाब से अगर आप उसकी तुलना करें तो हाँ जरूर ये ऑफबीट है। लेकिन मेरे लिए ये एक फुल ऑन कमर्शियल सेटअप था, बिकॉज एक तरीके से इसका कैनवस कितना बड़ा है, मिस्टर अक्षय कुमार की अटैचमेंट की वजह से उसका एक प्रोजेक्शन बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे थिएटर्स में इस फिल्म की रिलीज होगी। तो उस हिसाब से मैं इसको लंच बॉक्स के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी फिल्म थी, इंटीमेट फिल्म थी, किसी को पता भी नहीं था कि वो बन रही है, किस कोने में कहाँ शूट हो रही है। वो जब फ्रांस में कैन में रिलीज हुई, जब वहां पे प्रीमियर हुआ, तब जाके हम सब जागे उस फिल्म की तरफ। तो मेरे लिए ये बहुत ही एक फॉर्चुनेट मौका है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को। अक्षय, क्या आपको आधुनिक भारत का मनोज कुमार कहा जाए? नहीं जी, वो ही वॉज अ वेरी बिग डायरेक्टर, ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे भारत के ऊपर फिल्में बनानी है। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कोई सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं और मैं करता हूँ।
सो मैं अपनी तुलना उनके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ही इज अ लेजेंड, ही इज अ ग्रेट फिल्म मेकर। उन्होंने जो फिल्में डायरेक्ट की हैं वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर इस फिल्म की बात की जाए एयरलिफ्ट की, 2003 से 2004 की जो इराक वॉर हुई थी वो मैंने कवर की थी। मैं जॉर्डन रहा था, मैं कुवैत रहा था, मैं बगदाद रहा था। उस दौरान मैंने वहां की जो तकलीफें हैं, वहां की जो सामाजिक दिक्कतें हैं, वहां पे जो भारतीय किस हालात में रह रहे हैं, इसको बड़े नजदीक से समझा, उस दर्द को महसूस किया। लेकिन आपकी ये जो फिल्म है, इसको लेकर जो सबसे पहला बिंदु जिस पर चर्चा हुई है, जिस पर विवाद हुआ, वो ये था कि कत्याल नाम का वो व्यवसायी था ही नहीं जो जिसका कैरेक्टर आप कर रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है? ये ऐसा है कि कटियाल नाम नहीं था, रंजीत कटियाल नहीं था, लेकिन वो कैरेक्टर जरूर था। और फिल्म की रिलीज जब होगी तो जब आखिरी सीन आएगा, आखिरी सीन खत्म होगा, उसके बाद उसकी तस्वीर भी है और उसका असली नाम भी है। असली नाम भी है, दोनों। तो मतलब ये सस्पेंस जिस पे इतनी बड़ी चर्चा चल गई है, ऐसा की बात ही नहीं है, कोई उसकी बात ही नहीं है। ये तो सभी को पता है जो उस वक्त थे वहां। तो जिस बिजनेसमैन का कैरेक्टर मैं कर रहा हूं, उसकी बकायदा तस्वीर फिल्म खत्म होने के बाद नजर आएगी। अक्षय, अगर इस फिल्म की बात की जाए तो हम जानते हैं कुवैत से जॉर्डन जाना ज्यादा आसान होता है। अगर कुवैत से एयरलिफ्ट की उस वक्त पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इराक इन्वेड कर चुका था पूरी तरह से कुवैत को। इसीलिए हमने अम्मान के थ्रू उस पूरे ऑपरेशन को चलाया था। आप क्या इस फिल्म को साइन करने से पहले जानते थे कि भारत ने एक इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे एयरलिफ्ट नाम की फिल्म बनाया गया, इसको किया था? जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बल्कि जब ये आए थे पहली बार, इन्होंने मुझे सुनाया, तो सबसे पहले तो मुझे इनसे भी विश्वास नहीं हुआ। बोले एक सेकंड मैं गूगल कर लेता हूँ। फिर मैंने गूगल किया, फिर मैंने लिखा कि वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड का सबसे बड़ा एयर इवैक्यूएशन किस देश ने किया, तब जाके नाम हिंदुस्तान का सामने आया था। और फिर उसके बाद और पढ़ता गया और पढ़ता गया और पढ़ता गया। सो फिर जाके विश्वास होना शुरू हुआ, अरे यार ये तो हमको पता ही नहीं। और 1990 में मैं भी इंडस्ट्री में आया था जब ऐसा हुआ था, और हमें तो इस बात की कोई कानो कान खबर किसी को नहीं थी। मतलब ये इससे भी मैं जब बात कर रहा तो ये कहती मैं तो हमेशा न्यूज पढ़ती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला। और उस वक्त 1990 में सिर्फ एक किसी न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल आया था। अब ये बात क्यों दबा के रखी, किस लिए दबा के रखी, ये बात जबकि छाती ठोक के कहनी चाहिए कि ये हमने किया, हमारे देश ने करके दिखाया। आज यमन में जो जनरल वीके साहब ने किया है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता था। आज अमेरिका आर्गो फिल्म बनाती है, उसके अंदर 6 आदमियों को बचा के लाती है, तो उसके ऊपर ऑस्कर विनिंग फिल्में बनती है। और हम 1,70,000 को बचाते हैं, तो हम नहीं फिल्म बनाए, हमें जरूर बनानी चाहिए। तो फिर हमने इसलिए किया। आप भी उस दर्द को समझते हैं जो लोग घर परिवार छोड़ के दूसरे देशों में काम के लिए जाके बसते हैं। आपने खुद बैंकॉक में काम किया। क्या खींचता और क्या रोकता है ऐसे देशों में? क्या खींचता है, मैं क्यों गया था, अगर आप मुझसे जानना? जी हाँ, मैं एक कंपेयर करना चाह रहा हूं। देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल जाता है, मैं गया था पैसे कमाने, मैं गया था मार्शल आर्ट सीखने, और मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक सस्ता मजबूत टिकाऊ कंट्री थी, तो इसलिए गया था। और आपको क्या लगता है, क्या आपको ये आपको इंस्टिंक्ट देता है कि नहीं, अब इस देश जो हमारी मातृभूमि है उसमें हमको वापस आना चाहिए? वो अंदर से जो फीलिंग आती है वो तो हमेशा रहता है। चाहे हम कितनी बार भी, मैं कितने देशों में जाता हूँ, शूटिंग करता हूँ, एक 1.5 महीने के वहां शूटिंग करता हूँ, 40 दिन शूटिंग करता हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर के अंदर वापस वो फीलिंग आती, नहीं अभी वापस चलते हैं यार, बोर हो गए यहाँ बोर हो गए। क्योंकि कुछ भी हो जाए, मजा घर में ही आता है, घर बैठ के ही आता है। उस वक्त की अगर हालात की बात की जाए तो भारत के सद्दाम हुसैन से बहुत अच्छे संबंध थे, तो भारतीयों को वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा था, या ऐसा आकलन था उस वक्त? लेकिन कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि लोगों के पास पासपोर्ट पेपर्स नहीं थे। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, जब आदमी बाहर काम करने जाता है तो सब कुछ अपने जमा करा देता है, तो अब उनको ये नहीं पता था कि ये कुवैती है या हिंदुस्तानी है, तो उसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई थी। और बच्चे थे सोल्जर्स, 16-17 साल के बच्चे, उनको कैसे पता कि आप इंडियन है कि नहीं है? सद्दाम ने कह दिया। बल्कि एक इंसान से मिला था जिसने अपनी जान हिंदी सिनेमा का एक गाना गा के बचाया, ये बता के कि मैं इंडियन हूं। तो उसने पूरा बकायदा रो रो के सर पे बंदूक रखी हुई है, 2.5 मिनट गाना गाया।
कौन सा गाना था वो? अब ये मुझे नहीं पता, उसने ये नहीं बताया। अब मेरी भी हिम्मत नहीं है कि कौन सा राज गाना। कपूर का कोई गाना। राज कपूर का कोई गाना। निवृत्त, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस फिल्म के लिए किस तरह की रिसर्च करने की जरूरत पड़ी आपको? मैं सच बात बताऊं आपको, मैंने इस फिल्म की रिसर्च स्क्रिप्ट से ही ढूंढी और कुछ आर्टिकल्स मैंने जरूर पढ़े थे ऑनलाइन। राजा के साथ काफी बातचीत करने का मौका मिला था, तो थोड़ा आइडिया हुआ उस टाइम का, क्योंकि ये कुछ ऐसा पीरियड है ना, 1990, 15-16 साल पहले की बात है ये इतना पहले नहीं है हिस्ट्री में। तो मुझे एक्चुअली इंस्पिरेशन और सारा अपना जो एक कहते हैं मटेरियल मुझे स्क्रिप्ट में से ही मिलना था। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात ये थी कि हमारी आपस में एक केमिस्ट्री नेचुरल लगे, क्योंकि वो सीन्स जितने भी प्ले आउट होते हैं वो एक बहुत ही ह्यूमन रिएक्शन है ऐसी सिचुएशन को लेकर, कि आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाएं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आपको किस बात पे भरोसा नहीं है, कैसे आपका वो एक आप कैसे कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, क्या वो जर्नी क्या है। तो मोर देन एनीथिंग एल्स इट वाज मोर लाइक कि आप जब वो सीन शूट कर रहे हैं और जब आप उस सिचुएशन में हैं तो आप वहां पे प्रेजेंट रहें बिल्कुल पूरी तरीके से, एक स्पॉन्टेनिटी हो, एक बिल्कुल नेचुरल प्रेजेंस वहां पे हो। तो ये आई थिंक मेरी ये अक्षय, फिल्म की डिमांड के अनुसार शूटिंग में एक अभिनेता जो है रोता है, हंसता है, गाता है, इमोशनल होता है। एयरलिफ्ट जैसी फिल्म ने आपको कब इमोशनल किया? जब खास करके क्लाइमेक्स के अंदर, ऐसे तो बहुत सारे इमोशनल सीन है, लेकिन ऑनेस्टली वैसा कुछ उस वक्त फील नहीं हुआ। ठीक है, आदमी रोता है जब, लेकिन सबसे ज्यादा फीलिंग तब आई जब एक आदमी को इन्होंने शॉट लिया था कि झंडा ऊपर लाना है। वो ट्रेलर में भी शॉट है कि वो झंडा को ऊपर लेके आता है, और जब वो झंडा ऊपर लाया और हम सबको कहा गया था देखने के लिए, और इन्होंने जो गाना रिकॉर्ड किया है वो बहुत ही कमाल का गाना, तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, रेफरिंग टू द कंट्री, कि ऑल द पीपल हु हैव गॉन आउट, जो बाहर चले गए वो भूल गए अपने कंट्री को, लेकिन वो तुझको याद करता रहा। तो और सो वो जब गाना चला, और हम उस वक्त बाहर भी शूटिंग कर रहे थे, हम रसल खेमा में शूटिंग कर रहे थे, सो वी फेल्ट इट ऑल्सो, एंड कई लोगों के मन में, मतलब, और वैसे भी आपको बता दूं, जब आप फिल्म देखोगे तो दैट मोमेंट पे मतलब प्रोफ्यूसली आप रोओगे नहीं, लेकिन चोक जरूर हो जाओगे, इमोशनल आ जाता है। अगर हम बात करें टेररिज्म की, आपने हॉलीडे की, आपने बेबी की, दोनों फिल्में मोटे तौर पर आतंकवाद और आतंकवादियों से जुड़ी हुई थी, उसके इशू को एड्रेस करती थी। हॉलीडे तो स्लीपर सेल जैसे बहुत सेंसिटिव इशू को एड्रेस करती थी। हाल ही के दिनों में पठानकोट का अटैक हुआ, जो भारत पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सॉइल से भारत पर एक हमला था। क्या आपको लगता है कि हमको पाकिस्तान ने जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है, क्या भारत को भी उसी तरह की सैन्य कार्रवाई या एक कॉवर्ड एक्शन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान ने भी अभी बहुत सारी चीजें की हैं पकड़ने के लिए, वो भी इस चीज से गुजर रहे हैं। नहीं किया अभी तक उन्होंने, भारत को कुछ बताया नहीं कि अगर किया है तो वाकई उन्होंने ऐसा किया। अभी हमें तो जो न्यूज में आता है वो देखते हैं जी। अब ना मेरा कोई उसको लेके बड़ा डिबेट है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ना मेरी खुफिया एजेंसी है जो वहां से मुझे कोई न्यूज बता दे, लेकिन हमें जो दिखती है वो वही हम कह सकते हैं। बस ये जरूर है कि टेररिज्म को रोका जाए, और इट इज नॉट द पीपल वहां जो गलत हैं, इट इज द टेररिस्ट जो है वहां वो गलत है, उनको रोकना चाहिए। इट इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग कि कैसे, यही हो सकता है, मिलजुल के ही हो सकता है। ये बहुत ही एक ट्रिकी सिचुएशन भी है सर, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हमें मालूम है कि लोकल सपोर्ट जो है ना, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी देश में हो, वो एक चीज बहुत बड़ा एक पार्ट भी प्ले करती है। आई डोंट थिंक वो एक वन साइडेड जगह, एक एक मशीनरी है ये पूरी, और वो इतनी आसानी से एक फॉर्मूला से नहीं निकलेगी। पठानकोट हमले के बाद अक्षय, आपने कहा था कि हमको आतंकवादियों को घर में घुसकर मारना चाहिए, क्या आप वो व्यू अभी भी रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ आतंकवादियों को मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। और ये तो क्या हमारा, क्या ये तो पूरी दुनिया का ही काम है कि आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए। आपने जो बेबी फिल्म है उसके अंदर एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी को आप एक दूसरे देश से पकड़कर भारत लाते, मानते हैं हम वो फिल्म है क्या, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां या भारतीय, जब आपने वो फिल्म करी होगी तो इतना रिसर्च जरूर किया होगा, क्या आपको वो कैपेबल लगती हैं कि एक ऐसा ऑपरेशन वो अंजाम दे सकती हैं? You'll be happy to know ऐसा हुआ था। ये किसी से बात करके की थी, ये नीरज पांडे जिन्होंने लिखे थी, ये उन्होंने किसी से बात की थी, और ये कैसे हुआ था
लेकिन इतने डिटेल में नहीं था। इसमें थोड़ा हमने ऑब्वियसली कमर्शियलिटी डाली है, लेकिन ये ऐसा हुआ था कि किसी को कहीं दूसरे कंट्री से लेके आना पड़ा था। और ये एक फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी। कई चीजें उसके अंदर सच्ची घटना हो, कई चीजें सच्ची जी घटना। बिल्कुल, जैसे ये 100% ट्रू है। जी ये 100 ये ट्रू इवेंट्स पर है और सब जानते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन था। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या आपको ये फिजिबल लगता है आज की परिस्थितियों में कि किसी ऐसे आतंकवादी को हम दूसरे देश से बाहर ला सकते हैं, उतने बड़े स्केल का आतंकवादी, चाहे वो मसूद अजहर जैसा आतंकवादी हो जिसने पठानकोट हमला किया हो या हाफिज सईद हो? बहुत मुश्किल काम है, हाँ, लेकिन कई लोगों ने करके दिखा, लेकिन है तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारी परमिशंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस, और ऐसा कभी लेके आना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देशभक्ति की इतनी सारी फिल्में करते हैं, इतने सारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं, क्योंकि लोगों को फिल्मों के माध्यम से एजुकेट करना बड़ा आसान होता है। अगर स्लीपर सेल की दिक्कत उनको बतानी है, कोई अगर एक बार आपकी फिल्म देखेगा हॉलीडे तो वो समझ जाएगा कि कितनी बड़ी दिक्कत है। स्लीपर सेल्स के बारे में लोगों को हॉलीडे के बाद ही पता चल। वैसे तो मैं कितनी बार पूछा था, किसी को पूछता था तो आप विश्वास नहीं करोगे 10 में से 9 यही जवाब है, स्लीपर सेल मतलब अच्छा वो स्लीपर, जो स्लीपर टायर जो राजधानी में होता है, ट्रेनों में होता है, वो किसी को पता नहीं था स्लीपर सेल नहीं एक्चुअली। सो इट इज, ये माध्यम जो है, बल्कि इस चीज पे आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे गवर्नमेंट को और भी सपोर्ट करना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मौका मिलना चाहिए। हम ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने रियल हीरोज हैं, इतने रियल इंसिडेंट्स हैं जो हम ला सकते हैं। आपने कहा कि फिल्में बनाओ दिखाओ, इससे बड़ा आसान होता है कि लोग आपकी बात को या आपके मैसेज को समझ जाएं, चाहे देश में हो चाहे दुनिया में हो, क्योंकि फिल्मों की एक ग्लोबल अपील होती है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो आपने देश की बात की, देशभक्ति की बात की, उससे जुड़ी हुई फिल्में कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए कथानक आप कर रहे हैं। देश के अंदर एक बहस है कि ये देश बहुत असहिष्णु यानी इंटॉलरेंट होता जा रहा है। आपका क्या व्यू है? क्या आपको देश मैं समझता हूं हमारा देश, मैं नहीं मानता, मैं समझता हूं हमारा देश बहुत टॉलरेंट है और हमेशा रहा है। हम जहां तक जितना भी मैं जानता हूं, पढ़ता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे टॉलरेंस के हिसाब से, और हमारा देश हमेशा यही बात पे विश्वास रखता है, वी नेवर बिलीव्ड इन वॉर, वी हैव ऑलवेज बीन द वेरी क्वाइट कंट्री। हम कभी भी मैंने कभी नहीं सुना कि हमारा हिंदुस्तान ने जाके किसी पे अटैक किया, मैंने कभी नहीं सुना, चाहे वो हिस्ट्री ले लो या आज तक ले लो, कभी नहीं सुना। सो आई डोंट थिंक माई कंट्री इज इंटॉलरेंट। आखिरी के 3 सवाल। अक्षय, हाल में ये कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी कि आमिर खान का एक स्टेटमेंट आया था कि उनकी पत्नी को ऐसा लगता है कि देश शायद ये रहने लायक नहीं रहा है। 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, इनसिक्योरिटी, फियर और डिस्क्वाइट उनको लगता है। क्या आपको लगता है कि एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया आमिर को अपने ब्रांड, इस कंट्री के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए? जी, एवरीबडी हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूं जो बातें आती हैं, ये सब मैं नहीं समझता ये सब राइट है। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आप किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर, मान लीजिए आप एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करते हैं, तो आप कभी पब्लिक में जाकर ये नहीं बोलते कि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये तो आमिर ने ठीक उसी तरह से बिहेव किया कि आप किसी एक्स ब्रांड का विज्ञापन कर रहे हैं और उसको इंडोर्स करने की बजाय पब्लिक में ये कह रहे हैं कि इस ब्रांड को मत छुइए, ये ब्रांड खराब है। तो मैं वो कोला का जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं बनूंगा। मतलब आपको लगता है कि अगर आमिर को ऐसा लगता है तो उनका इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं? मैं कह रहा हूं मैं ही नहीं बनूंगा कोला का। मुझे अगर ऐसा लगे कि मुझे कोला ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, मैं नहीं बनूंगा। मतलब आमिर को स्वेच्छा से अपने आप को, अगर उनको ऐसा लगता था, देखिए तो इनक्रेडिबल इंडिया से डिस्टेंस कर लेना चाहिए। कब किस हिसाब से वो बोलते हैं और किस हिसाब से उन्होंने जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि ही इज प्राउड टू बी इंडियन। आखिरी सवाल, अक्षय, आप खुद दिल्ली के हैं, दिल्ली में आपने बड़ा ट्रैवल किया होगा, तो ये इवन ऑड फॉर्मूला है जिसको लेकर आपने एक रिट्वीट भी किया है, स्पूफ, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस इवन ऑड फॉर्मूले को कंटिन्यू करना चाहिए? जी देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं उस दिन आया था, जब चल रहा था, थोड़े दिन पहले की बात है, तो मुझे ट्रैफिक बहुत कम लगा
पोल्यूशन आई एम श्योर कि दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो पोल्यूशन भी जैसे आप बता रहे थोड़ा हुआ। हाँ, इस चीज को आप बार बार तो नहीं कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते। आप ही ने कहा था इसको, इट कैन बी ए टेम्पररी दिस थिंग। एक कंट्री में मैं गया था तो वहां का मुझे फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगा था, जो कि कंटिन्यूसली है, और वो फॉर्मूला ये है कि आपको अगर गाड़ी लेनी है, अब अगर दीपक जी को एक गाड़ी लेनी है तो वो एक पुरानी गाड़ी उठाएंगे, पहले उसे स्क्वॉश कर देंगे, यानी कि उसे तोड़ देंगे गाड़ी को। रोड से गाड़ी, गंदी सी गाड़ी उठाई, तोड़ दी, उसका प्लेट नंबर लेके आप जहां जो गाड़ी खरीदनी है आपको फिर गाड़ी एक और खरीदनी पड़ेगी, ताकि आपने एक गंदी गाड़ी, पोल्यूटेड गाड़ी रोड से उठाई, बाहर फेंकी और एक नई गाड़ी ली। तो मुझे लगता है ये रूल जो है ये बहुत अच्छा रूल है। इसके अंदर परमानेंट भी आप कर सकते हो, एंड इसके अंदर जो पुरानी गाड़ियां हैं वो भी निकल जाएंगी। मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से हम नई गाड़ियां खरीदते हैं, उनके नियमों को सख्त करने और उनमें बदलाव लाने की जरूरत है पॉल्यूशन को रोकने के लिए? जी बिल्कुल अमित सर, क्योंकि क्या होता है, पोल्यूशन ज्यादा करके जो ओल्ड गाड़ियां होती हैं उनमें से होता है, क्योंकि वो बराबर ऑयलिंग नहीं हुई होती है, एंड द मशीनरी हैज बिकम ओल्ड। यस, ये जरूर है, लोगों को तकलीफ आएगी, लोगों को काफी तकलीफ आएगी, बिकॉज हर कॉमन बंदे के बस की बात नहीं होती है कि 2 गाड़ियां लेनी पड़े। सो आई एम श्योर, बट इट इज द ओनली वे आई कैन से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निमृत, अक्षय, राजा जी, आप तीनों को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि 1,70,000 भारतीयों को एक ऐसे देश से बचाने का रोमांच आप देखना चाहेंगे, एक कठिन काम आप देखना चाहेंगे इस फिल्म के जरिए 22 तारीख को, जिसने पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।